कैरियर गाइडेंस वेबिनार में आप सभी शिक्षाविदों, अभिभावकों एवं विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माननीय निदेशक महोदया के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं RSCRT से कार्यवाहक निदेशक एवं मुख्य लेखाधिकारी श्रीमती मोनिका गर्ग मैडम। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं उप निदेशक महोदय आदरणीय श्री कमलेंद्र सिंह जी राणावत साहब, अतिरिक्त निदेशक महोदय आदरणीय श्री शिवजी गौड़ साहब, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आभा शर्मा मैडम तथा हमारे साथ आज अतिथि वक्ता रूप में जुड़े हैं हमारे विशेषज्ञ, जिनसे हमें आज मार्गदर्शन परामर्श प्राप्त होगा। करियर गाइडेंस विशेषज्ञ के रूप में आज जो हमें गैर पारंपरिक करियर के अवसर पर चर्चा कर जो आज हमें जानकारी प्रदान करेंगे, मुख्य वक्ता रूप में जुड़े हैं यूनिसेफ के तकनीकी सहयोगी श्रीमान लोकमान सिंह जी, आप आसमान फाउंडेशन से हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे साथ में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आभा शर्मा मैडम RSCRT से जुड़े हुए हैं, जिनके मार्गदर्शन में परामर्श एवं निर्देशन सेल अपना कार्य करेगी। तो निवेदन डॉक्टर आभा शर्मा मैडम से आप पधारें और इसकी भूमिका, इसकी आवश्यकता और इस वेबिनार के बारे में कुछ बताएं और आगे जो हमारे मुख्य वक्ता हैं उनके परिचय के साथ में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। निवेदन डॉक्टर आभा शर्मा मैडम। श्री लोकमान सिंह जी जो आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं, आप आसमा फाउंडेशन न्यू दिल्ली के एक सीनियर करियर काउंसलर हैं। आपने शिक्षा, काउंसलिंग एंड गाइडेंस, कौशल प्रशिक्षण, व्यक्तित्व विकास, मानव संसाधन विकास एवं प्रबंधन, कंप्यूटर, योगा एवं कानून विषयों में शिक्षा प्राप्त की है। आप स्टूडेंट्स एंड वर्किंग जो प्रोफेशनल्स हैं उनके जीवन में सफलता कैसे प्राप्त की जाए इसके लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। नॉट ओनली इन राजस्थान वरन संपूर्ण भारत के विभिन्न राज्यों में आप कम से कम 7 लाख बच्चों को और जो प्रोफेशनल्स हैं उनको मार्गदर्शन प्रदान कर चुके हैं। पिछले 22 वर्षों से करियर काउंसलिंग, ट्रेनिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एवं योगा के क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर आपने कार्य किया है। अपने पिछले कार्यकाल में उन्होंने देश विदेश की विख्यात संस्थानों जैसे आसमा फाउंडेशन, आई ड्रीम करियर, इंडोरामा वेंचर्स ग्रुप, हरियाणा योग आयोग, पतंजलि योग, एक्शन ग्रुप, लखानी ग्रुप, आर्ट ऑफ लिविंग, अल्पाइन ग्रुप, इन सबके साथ कार्य करके उनके विकास में सराहनीय योगदान प्रदान किया है। आप एक लेखक भी हैं और सच्ची सफलता, करियर गाइडेंस, इसके अलावा 4 अन्य बुक्स भी आपके द्वारा लिखी जा चुकी हैं। आज जिस विषय पर आप हम सभी को लाभान्वित करने वाले हैं वो है नॉन ट्रेडिशनल करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए गैर पारंपरिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर। आइए मैं आमंत्रित करती हूँ आसमा फाउंडेशन यूनिसेफ के टेक्निकल सपोर्ट भी हैं और उसमें गाइडेंस एंड काउंसलिंग में अपनी योग्यता रखते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री लोकमान जी को। धन्यवाद मैम। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ यूनिसेफ, आसमा फाउंडेशन, राजस्थान सरकार और RSCRT, चारों संस्थाएं जिस कदर मिलकर काम कर रही हैं राजस्थान में, बहुत अच्छा लगता है ये देखकर। और आपने जो ये आज की सभा का आयोजन किया है, मैं समझता हूं ये एक मील का पत्थर होगा उन बच्चों के भविष्य के लिए, उनके निर्माण के लिए जो आज इससे जुड़ेंगे और भविष्य में इसे सुनेंगे। तो सबसे पहले राजस्थान की वो भूमि जो शौर्य की गाथाओं से भरी पड़ी है, मैं उसको नमन करता हूं और चारों संस्थाओं को आभार व्यक्त करता हूं कि वो सारे बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए ऐसे सत्र आयोजित कर रहे हैं, ऐसे प्रयास कर रहे हैं जिससे उनके जीवन आगे जाएंगे और निश्चय ही ये राज्य नहीं पूरे विश्व में परिवर्तन दिखाई देगा। और ये इसी पीढ़ी में संभव हुआ है, इससे पिछली पीढ़ी में नहीं था। तो मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं
सारे बच्चों का और उनके अभिभावकों का जो आज जुड़कर ये सुन रहे हैं और करियर गाइडेंस की प्रक्रिया में अपने बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। और धन्यवाद दूंगा उन शिक्षकों को, उन शिक्षाविदों को, उन अधिकारियों को जो सब इस बहती गंगा में अपना योगदान दे रहे हैं, जिससे हमारे राज्य का एक उत्कृष्ट निर्माण होगा। हम यहाँ से ऐसे योद्धा तैयार करेंगे जो पूरे विश्व में राजस्थान का और भारत का नाम रोशन करेंगे। ये बहुत बड़ी विधा है। करियर काउंसलिंग आधे लोगों को तो पता ही नहीं होता। जब पिछले 4-5 वर्ष पहले राजस्थान में हमने शुरू की थी ये परंपरा यूनिसेफ के तत्वावधान में, तो नहीं पता था। आज बच्चों को पता है। मुझे बड़ी खुशी हुई जब इस वर्ष मैं धरातल पर जाकर देखा, बच्चों ने डायरी बनाई हुई थी, उसमें लिखा हुआ था मेरे करियर का ये विकल्प है। तो निश्चय ही मैं ये कह सकता हूं, ऐसे बच्चे जो इतनी उत्सुकता रख रहे वो अवश्य आगे जाएंगे। और जितने बच्चे आज इस सत्र के साथ जुड़े हैं अथवा इस वीडियो को जो भी भविष्य में देखेंगे, उन सब से मेरा एक आग्रह होगा कि एक करियर की डायरी बना लें। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके जीवन में। एक पतली कॉपी को डायरी बनाकर रख लें, उसमें आपके करियर से संबंधित विचारों को व्यक्त करो। जब किसी से डिस्कस करो, परिवार में डिस्कस करो, शिक्षक के साथ डिस्कस करो, ये बात डिस्कशन में निकल जाती है आपके मस्तिष्क से, पर ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं कि जीवन को किस रास्ते पर, किस मंजिल की तरफ ले जाएं। वो 10 पेज 20 पेज की डायरी, अगर आप 8वीं क्लास में आ गए हैं या 8वीं से ऊपर किसी भी कक्षा में हैं, वो डायरी जब तक साथ रखना जब तक आप अपनी मंजिल के नजदीक ना पहुंच जाएं, उसका पूरा रास्ता तय ना कर लें। तो एक सीख आज की इस प्रयास से, इस सत्र से जरूर लेके जाएं। जब जब कोई इस वीडियो को देखे वो वहां उस डायरी को बनाने का प्रयास करे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं गैर पारंपरिक करियर के विकल्पों की। अबे गैर पारंपरिक क्या है? पहली बात तो इस शब्द को समझने में हमें समय लगेगा। मैं सर आपको बताना चाहूंगा, काफी इंटरेक्टिव सेशन है। हम ऑनलाइन काफी लोगों के सवाल भी आने शुरू हुए हैं, तो मैं जो सभी आप जुड़े हुए हैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारा सौभाग्य है कि सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो गैर पारंपरिक क्षेत्र में बात करेंगे। बिल्कुल आपके सवालों का स्वागत है, किसी भी तरह का सवाल रहता है तो बिल्कुल स्वागत रहेगा। यस सर। जी धन्यवाद। तो आज हम गैर पारंपरिक करियर के विकल्पों पर बात कर रहे हैं। और गैर पारंपरिक करियर का विकल्प होता क्या है? तो करियर के लिए गैर पारंपरिक का मतलब है चलन से हटकर, परंपरा से हटकर, जो कुछ हम अब तक करते आए हैं उससे हटकर क्या है, नए जमाने में करियर बनाने के नए अवसर, यानी बने कुछ हटके। अब क्यों बने हटके? अगर ये बात समझ में आ गई तो अगली बात समझना आपके लिए बड़ा आसान होगा। इसलिए बने हटके कि जब हम करियर काउंसलर या शिक्षक के रूप में आपके विद्यालय में जाकर देखते हैं, कक्षा में पूछते हैं क्या बनोगे, आधे बच्चों को नहीं पता क्या बनेंगे, और जिनको पता होता है उनके जवाब ये स्क्रीन पर आप देखेंगे: डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, पटवारी। अगर कोई थोड़ा जागरूक है बच्चा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी सेवा, सीए, टीचर, वकील, पुलिस। सिर्फ यहां तक ही सोच हम बच्चों की है, अभिभावकों की है, क्योंकि यही चीज वो आसपास इर्द गिर्द देखते हैं। जो देखते हैं उसी में से चुनते हैं। और इसका परिणाम यह है कि जब वो चुनने जाते हैं 12वीं के बाद स्कूल से निकलकर, जब इन मार्गों पर अपना रास्ता तय करने लिए निकलते हैं, बड़ी भीड़ मिलती है। उन्हें लगता है ये क्या हुआ, स्कूल में तो इतने 100-200 ही बच्चे थे, यहाँ ये हजारों लाखों फॉर्म भरे जा रहे हैं, बड़ा कंपटीशन है। और सरकार के पास या
उपलब्ध जो करियर के विकल्प हैं, यानी डॉक्टर बनने में सीमित विकल्प है, इंजीनियर बनने में सीमित विकल्प है, सरकारी सेवा में सीमित विकल्प है, शिक्षक में सीमित विकल्प है। अब असीमित बच्चे, असीमित अभ्यर्थी और सीमित विकल्प, यहां मिसमैच बनता है और फिर बच्चे कहते हैं रोजगार प्राप्त नहीं होता। इस अनुपात को सही करने का जो उचित रास्ता है, आज आप देखेंगे ऐसे ऐसे नए करियर के विकल्प तैयार हुए हैं जिनमें असीम संभावनाएं हैं, और जिन बच्चों को पता है वो उस तरफ चुपचाप निकल जाते हैं। और इस भीड़ वाले रास्तों से जहां ज्यादा कंपटीशन है, उससे कम कंपटीशन में वो अपने जीवन को सार्थक बना लेते हैं। इस नए जमाने में जो नई चीजें इजाद हुई हैं, नए करियर के विकल्प इजाद हुए हैं, जो नया चलन शुरू हुआ है, उसे कहते हैं गैर पारंपरिक करियर के विकल्प। आइए, मैं ये नहीं कहता कि आप इन रास्तों पर ना जाएं, अवश्य जाएं, परंतु समझो उन रास्तों को भी, हो सकता है उन रास्तों में से आपके लिए जीवन का उचित विकल्प निकल जाए। और जो करियर की डायरी आप डालोगे, हर बच्चे से मेरा ये आग्रह है कि गैर पारंपरिक करियर विकल्पों में से एक विकल्प चुन लो। एक विकल्प आप पारंपरिक से ले सकते हो, अथवा आप अपनी चॉइस के हिसाब से, क्षमताओं के हिसाब से, रुचि के हिसाब से, आकलन के हिसाब से आप इनमें से कम 2 करियर के विकल्प निकालो। क्योंकि एक करियर के विकल्प पर अगर आपको कोई बहुत मुश्किल आई, आप नहीं प्राप्त कर पाए, दूसरा रास्ता तैयार हो, आपको कहीं भी निराशा ना देखनी पड़े, निराशा का मुंह आप ना देखें। तो वो करियर के कौन से विकल्प हैं जो नए जमाने में चलन से हटकर हैं? तो बच्चों, वो चलन से हटकर करियर के विकल्प आपके सामने ये हैं जो आज सबसे ज्यादा काम और प्रगति दे रहे हैं। डेटा साइंटिस्ट। आज डेटा जैसे पेट्रोल महंगा होता है, वैसे ही डेटा दिख रहा है। तो पहला करियर का विकल्प है बच्चों डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट क्या होता है? साइंटिस्ट सुना था, डेटा साइंटिस्ट क्या है? डेटा का मतलब है ये सूचना प्रौद्योगिकी का नया इजाद हुआ एक करियर विकल्प है, जहां डेटा यानी आंकड़ों में रिसर्च करनी होती है। इसका बड़ा चलन है, ये नए जमाने का करियर विकल्प है। इसके साथ दूसरा है बिग डाटा, वो अभी सीखेंगे हम। तीसरा मशीन लर्निंग एक्सपर्ट, ये क्या होता है? ब्लॉकचेन डेवलपर। ब्लॉकचेन, चेन सुनी थी, ब्लॉक सुना था, ब्लॉकचेन क्या है? इन्वेस्टमेंट ब्रोकर, ये नया करियर है। डिजिटल मार्केटर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, प्रोडक्ट मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, और ऐसे ही सैकड़ों करियर के नए विकल्प आज दुनिया में इजाद हुए हैं। आओ, आप अपने मोबाइल का सदुपयोग करो, आप ऑनलाइन जाओ, तो बजाय उन चीजों के जिसमें आप समय देते हो और हाथ कुछ नहीं आता, ये रास्ते ढूंढो, इनके बारे में पढ़ो और अपनी डायरी में लिखो कि कौन से करियर जो आपको आकर्षित कर रहे हैं, उनको अपने शिक्षक के साथ डिस्कस करो। तो विभिन्न क्षेत्रों में गैर पारंपरिक करियर के विकल्प कौन कौन से हैं? आइए, इन गैर पारंपरिक करियर के विकल्पों को हम समझते हैं कि ये कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं आपको एक करियर का विकल्प दूंगा बच्चों, और वो करियर का विकल्प है, मुझे बताना सर मेरा स्क्रीन अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो। जी, पहला विकल्प है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि कंप्यूटर के बजाय क्लाउड में ही कंप्यूटिंग कर दी जाए, और इसका चलन है। आज बहुत बढ़िया करियर के विकल्प पैदा हो रहे हैं इसमें, और बड़ी अच्छी डिमांड मार्केट में पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया क्लाउड कंप्यूटिंग के लोग उम्मीद कर रही है, और भारत ऐसा देश है जहां से ये लोग पढ़ पढ़कर, हमारे बच्चे सीख सीख कर पूरी दुनिया में ये सेवाएं दे रहे हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग, इसके लिए आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में डिप्लोमा और डिग्री के दोनों कोर्स उपलब्ध हैं। दूसरा विकल्प है बिग डाटा। बिग डाटा, डाटा बड़ा,
यानी ज्यादा डेटा, ज्यादा आंकड़े, कंप्यूटर पर ज्यादा आंकड़े इकट्ठे करना, उन्हें सहेजना, संभालना। जो लोग ये काम करते हैं, जैसे किसी मोबाइल कंपनी का कितना बड़ा डाटा होगा, कितने लोगों के पास मोबाइल है, कब किसका रिचार्ज आ रहा है, तो इस सारे आंकड़ों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए जो लोग काम करते हैं, उस फील्ड को कहते हैं बिग डाटा। तो बिग डाटा के लिए भी आप इंजीनियरिंग के रास्ते से जा सकते हैं, आप गणित के रास्ते से जा सकते हैं, कंप्यूटर के रास्ते से जा सकते हैं। इसमें डेटा साइंस में इंजीनियरिंग का कोर्स है, या कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करके आप डेटा साइंस आप जा सकते हैं बिग डाटा में, या आप बैचलर डिग्री किसी भी विषय में करें और आपको लगता है आंकड़ा या गणित की तरफ आपका रुझान है, तो आप एमसीए कर सकते हैं, एमएससी कंप्यूटर्स कर सकते हैं, बिग डाटा में डिप्लोमा कर सकते हैं उसके बाद, और फिर इस क्षेत्र में उतर सकते हैं। इसके अलावा डिप्लोमा C++, पाइथन, SQL, DBMS, ये वो भाषाएं हैं जो बिग डाटा के काम में आती हैं। तो जिन बच्चों को गणित में थोड़ा रुझान है, वो बिग डाटा की तरफ या डेटा साइंस की तरफ या डेटा साइंटिस्ट बनने की तरफ बढ़ना चाहिए, इसका ज्ञान अर्जित करना चाहिए। डेटा साइंटिस्ट इकट्ठे किए गए डेटा में से, आंकड़ों में से एनालिसिस करके उसे उपयोगी बनाना, उसे अच्छा बनाना, ये डेटा साइंटिस्ट का काम है। दोनों मिलते जुलते से करियर हैं। तीसरा डेटा साइंटिस्ट, और चौथा विकल्प बच्चों मशीन लर्निंग। अभी मशीन लर्निंग क्या होती है? आजकल आपने देखा होगा, कहीं जाना है तो हम मैप लगा लेते हैं, ऑनलाइन मैप लगाया और वो मैप बताता है 600 मीटर से बाएं मुड़ जाओ, उसके बाद दाएं मुड़ जाना। 3 किलोमीटर आगे जाके वो लाल निशान दिखाई देता है और उस लाल निशान में पता चलता है कि यहां ट्रैफिक जाम है, तो इस रोड से हमें बचना चाहिए। क्यों? कोई आदमी बता रहा है उसको। ये मोबाइल ने कहां सीखा? किसी आदमी ने सिखाया उसको कि वहां जाम है? किसने बताया? नहीं, मशीन अपने आप सीख रही है। गाड़ियां जा रही हैं, गाड़ी वालों के पास मोबाइल है, जिसकी गाड़ी ज्यादा रुक गई, जिस जगह पर ज्यादा गाड़ियां रुक गई, मशीन ने समझ लिया, सीख लिया कि यहां पर कुछ न कुछ इशू है। पीछे आने वाले लोग जो देखेंगे कि इस रास्ते पर क्या है, तो उनको वो लाल निशान दिखा देगी और फिर वहां से वो साइड में जाने के लिए उनको रास्ता दे देगी। इससे मशीन ने खुद सीखा। जब मशीन खुद सीखना शुरू कर दे, आदमी जैसा व्यवहार मशीन करना शुरू करे, उसे कहते हैं मशीन लर्निंग। और इस विधा को सीख कर जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, उनको मशीन लर्निंग एक्सपर्ट कहते हैं। इसमें इंजीनियरिंग के द्वारा, यानी डिप्लोमा और डिग्री दोनों के द्वारा जाया जा सकता है। पांचवा करियर का विकल्प है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धि। आदमी से ज्यादा होशियार धरती पर आज तक और कोई है ही नहीं, पर आदमी ने कोशिश कर दी कि कंप्यूटर को, मशीनों को इतना होशियार बनाने की कि वो खुद निर्णय ले सके। तो ये मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही हिस्सा है, यानी कृत्रिम बुद्धि, बुद्धि पैदा कर दी। और इस बुद्धि पैदा करने के क्षेत्र में बहुत करियर के विकल्प उपलब्ध हो रहे हैं। आजकल गाड़ियां, आजकल मशीनें अपने आप निर्णय ले रही हैं। आज कहीं गाड़ी पार्किंग में खड़ी होती है, कोई उससे उंगली लगा दे तो वो गाड़ी शोर मचाना शुरू कर देती है। इसका मतलब किसी ने उसमें वो बुद्धि रखी कि आप इसको अगर छेड़ोगे तो ये शोर मचाएगी और उसके मालिक को पता चल जाएगा कि मेरी गाड़ी के साथ कुछ हो रहा है। तो ये कृत्रिम बुद्धि के अनेकों उदाहरण हैं। इस क्षेत्र में भी डिग्री और डिप्लोमा दोनों करियर के विकल्प हैं और राजस्थान में कॉलेज हैं। तो और इन क्षेत्रों में ज्यादा काम उपलब्ध हो रहा है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 5 और मुख्य ऐसे नए विकल्प हैं जिनको आप सोच सकते हैं। पहला, एथिकल हैकिंग। ये क्या होता है? आज तक नाम नहीं सुना। बहुत कम बच्चे हैं जिनको ग्रामीण पृष्ठभूमि में भी ये पता होता है एथिकल हैकिंग है। मैं ये बता दूं, ग्रामीण पृष्ठभूमि ने बड़े ऐसे योद्धा दिए हैं देश और दुनिया को कि वो आज बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं। तो आप कहीं भी अगर किसी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं तो अपने को कम ना आंकें, इन चीजों को पढ़ो, समझो। इंटरनेट ने चीजें आपके लिए मुहैया करा दी है, आसान कर दिया है ज्ञान प्राप्त करना। एथिकल हैकिंग का मतलब है कि किसी की पोर्टल, किसी की वेबसाइट, किसी का सॉफ्टवेयर ऑनलाइन है, उसमें कोई कमी रह गई और आपको पता चल गया, आपने
उनको बता दिया, समझा दिया, अपनी सेवाएं देके वो चीज ठीक करा दी, तो आपको रोजगार मिल गया। इसमें सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है। इसके अलावा एक और करियर का विकल्प है और वो है आभासी वास्तविकता। ये आभासी वास्तविकता क्या है? आजकल आप जब भी कुछ ऑनलाइन खरीदते हो, आप देखते हो वो गाड़ी ऐसे चारों तरफ से घूम के दिखा देती है आपको। आपने सुना होगा आजकल ऐसी फिल्में आ गई हैं कि एक चश्मा लगाओ तो ऐसा लगता है कि हम उसी दुनिया में पहुंच गए हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जो चीज हम देख रहे हैं स्क्रीन पे वो बिल्कुल वास्तविक है, पूरा घूम के व्यू दिखा दिया जाता है। इस आभासी वास्तविकता का मतलब वास्तविकता जैसा दिखाई देता है आभासी दृश्य, तो ये आभासी दृश्यों को वास्तविक जैसा बना देने के लिए यहां ये पूरी की पूरी एक विज्ञान है जिसे हम पढ़कर इस क्षेत्र में जा सकते हैं। आजकल मैं एक कार देख रहा था, कार का आभासी चित्र उन्होंने ऐसा बनाया है कि आपको जाकर देखने की जरूरत नहीं है। तो ये आभासी चित्र, आभासी परिदृश्य, परिवेश जिसने बनाया वो आभासी वास्तविकता वाले एक्सपर्ट ने बनाया था। आप ऐसे एक्सपर्ट बन सकते हो। इसके लिए इंजीनियरिंग के अलावा, इंजीनियरिंग तो इस विषय में है ही, बीएससी गेमिंग ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी, बीएससी गेमिंग ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी, ये एक कोर्स है जो हमारे राजस्थान में है, आप उस तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अब ये क्या है? अभी तक तो इंटरनेट और कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी के लिए काम में हो रहा था, संवाद स्थापित करने के लिए हो रहा था उपयोग, परंतु अब यही इंटरनेट चीजों को चलाने और जोड़ने के काम में आ रहा है। आज अमेरिका में बैठा कोई बच्चा, उसके माँ बाप अगर भारत में है और वहां उसके परिवार में एसी लगा है घर में और खिड़कियों को उसने सेंसर के साथ कनेक्ट कर दिया है, तो अमेरिका से बैठकर वो यहाँ एसी ऑन कर सकता है, वो उनकी खिड़कियां यहाँ वहीं से बैठकर यहाँ बंद कर सकता है, खोल सकता है। कैसे? क्योंकि इंटरनेट ने चीजों को जोड़ लिया साथ। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी चीजों के साथ, वस्तुओं के साथ इंटरनेट को ऐसे जोड़ दिया कि आप दूर बैठकर उनको ऑपरेट कर सकते हो। तो इसके लिए सेंसर्स को पढ़ना पड़ता है। ये जो बड़ी बड़ी रिफाइनरीज हैं, बड़ी बड़ी पाइपलाइंस हैं, ये सब इंटरनेट से ऑपरेट हो रही हैं। कब किसकी मशीन, कब किसका मोटर कहां से बंद होगा, वो ऑटोमेटिक मोड पे गया। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जमाना अगले 50 सालों में खूब बढ़ेगा। आप इस विषय को ऑनलाइन पढ़ो और इस तरफ देखें। अगर आपका रुझान कंप्यूटर की तरफ, सूचना प्रौद्योगिकी की तरफ ऐसा है तो आप इस तरफ जा सकते हैं। इसके लिए डिग्री, डिप्लोमा दोनों तरह के कोर्स हैं। इसमें जो भाषा पढ़नी पड़ती है वो पाइथन, एम्बेडेड सी, फिजिक्स, ज्ञान, इंस्ट्रूमेंटेशन, इसके रास्ते जाया जा सकता है। इसके अलावा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अब ये क्या नई चीज है? आज आप देखेंगे कि पैसे जमा करो आप जयपुर में और निकाल लो बाड़मेर में। आप बाड़मेर में कहीं किसी बैंक में, केनरा बैंक में पैसे जमा करो और बीकानेर में जाके आप दूसरी जगह से निकाल लो। किसी भी बैंक के एटीएम से किसी भी बैंक का पैसा निकाल सकते हो, 1 मिनट लगती है। और जब तक आप कोई गड़बड़ ना करो आपका पैसा कोई नहीं निकाल सकता। इतनी सारी सुरक्षात्मक तरीके से कैसे ये काम करता है, इसमें जो तकनीक पीछे लगी हुई है उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। यानी उसकी भाषा जब इंटरनेट पे जा रही होती है कोई और नहीं पढ़ सकता, वो भाषा एक अलग भाषा है। तो इस तकनीक को हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिससे हमारी संपदाएं सुरक्षित रहती हैं। इस ज्ञान को, इस विषय को पढ़कर इस क्षेत्र में काम करने वाले, इस क्षेत्र में विकास करने वाले बच्चे ब्लॉकचेन एक्सपर्ट बनते हैं। इसके लिए पढ़ाई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में भारत में इंजीनियरिंग शुरू हो गई है, या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, यानी अपने को उस तरफ ले जा सकते हैं। इससे मिलता जुलता एक रोबोटिक्स, आज आप देखेंगे टाटा की जो कारें आ रही हैं, वो टाटा की कारों को असेंबल करने के लिए वहां ज्यादातर काम उन्होंने रोबोट पे डाल दिया।
आदमी बोल्ट नहीं कस रहे, अब वहां एक रोबोट है, एक मशीन है, उसमें कृत्रिम बुद्धि है, वो ऐसे हाथ पैर चला के गाड़ी कस दे रहा है। कैसे? तो किसी ने तो वो कृत्रिम बुद्धि डाली, किसी ने तो वो हाथ पैर उसके बनाए, उसको कृत्रिम बुद्धि के साथ जोड़ा। इस पूरी की पूरी विधा को, इस विषय को रोबोटिक्स कहते हैं। और रोबोटिक्स के क्षेत्र में भविष्य में अगले 20-30 सालों तक खूब विकास के आसार हैं। जो बच्चे रोबोटिक्स पढ़ रहे हैं उनको काम मिल रहा है। तो आप कंप्यूटर के क्षेत्र के इन 10 विकल्पों में से आप विकल्प चुन सकते हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं, और आपको अच्छा लगता है तो आप इस क्षेत्र में उतर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों, सर मेरा स्क्रीन ना चेंज हो तो मुझे बता सकते हैं। सर अभी स्क्रीन चेंज हो गया है, लेकिन बहुत यूजफुल सेशन है सर वाकई में। लेकिन हमें लग रहा है जो समय सीमा है, हमें लगता है कि बहुत कम लग रही है। स्क्रीन अभी व्यू नहीं कर पा रहे हैं सर, प्लीज स्क्रीन ले लीजिए। अभी आया सर, देखना। हाँ सर, निश्चित रूप से जी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर। जी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अब ये कंप्यूटर के क्षेत्र में करियर के विकल्प थे बच्चों। ऐसे ही 21 क्षेत्र हैं। 21 क्षेत्रों में ऐसी नई प्रगति हुई है कि वहां प्रचलन से हटकर नए करियर के विकल्प आए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम अभी तक डॉक्टर को जानते थे, आज वायरोलॉजी आ गई। वायरोलॉजी का मतलब है जैसे ही कोविड आया, वायरस से संबंधित एक विषय ऐसा ज्वलंत पैदा हुआ। विषय था पर आवश्यकता नहीं थी, आज उसकी आवश्यकता है। तो हमने क्या किया कि उस विषय का अध्ययन करना, जिन बच्चों ने उधर अध्ययन करना शुरू किया उनको रोजगार मिलेगा। यहां से आगे ये देश दुनिया की जरूरत बन गई। दूसरा, फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी आज हमारे शरीरों में, हम ज्यादातर जो पहले मेहनत करते थे वैसी मेहनतें नहीं होती, तो शरीरों में विकृति हो रही है। उस विकृति को ठीक करने एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, जो हमें कहां किस शरीर के अंग की कैसे एक्सरसाइज करनी हो, फिजियोथेरेपिस्ट। ये डॉक्टर जैसा ही पेशा है, तो आप इसमें डिग्री करके जा सकते हैं। फिजियोथेरेपी में ये विकल्प है, और ये डॉक्टर से आसान रास्ता है और बहुत महत्वपूर्ण है, काम मिल रहा है। नेचुरोपैथी एंड योगा, BNYS करें आप, DNYS करें, ये 2 कोर्स हैं। DNYS यानी बैचलर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस, डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। ये आप कोर्स करो और आज काम मिल रहा है। जयपुर में मैं एक ऐसे अस्पताल को जानता हूं, इतना काम है, दिन रात काम करते हैं, काम कम नहीं होता उनका। एक अकेले जयपुर में नहीं, पूरे देश में अगर इस क्षेत्र में आप उतर रहे हो तो आपके लिए काम है। और न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कौन सी बीमारी से प्रताड़ित हैं आप, तो आपके खाने में क्या हो, संतुलित आहार कैसे लें आप, इसके लिए एक्सपर्ट तैयार हो रहे हैं और उनकी सेवाएं बिक रही हैं, उनको रोजगार प्राप्त हो रहा है। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में नई नई इजाद हुई हैं चीजें। डायलिसिस टेक्नीशियन चाहिए। एक अस्पताल में डॉक्टर का पैनल इंतजार कर रहा था, ऑपरेशन नहीं हुआ, मरीज को जरूरत थी, पूछा गया क्यों, बोला डायलिसिस टेक्नीशियन नहीं आया। अरे वाह, एक टेक्नीशियन नहीं आया और उसकी वजह से डॉक्टर इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसे ही कई कोर्स स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपलब्ध हैं, नए इजाद हो गए हैं। तो आप सब इस क्षेत्र के करियर विकल्पों को क्या करेंगे, पोर्टल पर जाएंगे। कहां जाएंगे? पोर्टल पर, यानी राज करियर पोर्टल पर अगर आप गए तो बच्चों वहां इस क्षेत्र के करियर के विकल्प आपको और दिखाई देंगे, जो आज यहां आपको नहीं समझ में आ रहे, नहीं दिखाई दे रहे। ऐसे छुपे करियर्स को वहां ढूंढो और इन करियर्स को स्पेशली वहां एक्सप्लोर करो। इंजीनियरिंग का क्षेत्र यानी मशीनों का क्षेत्र। मशीनों के क्षेत्र में पहले वो जो लेथ मशीन चलती थी, हम ITI करके जाते थे, लेथ मशीन चलाने, वो धीरे चलती थी। आज उनकी जगह CNC और BMC मशीन आ गई है। CNC मशीन, कंप्यूटर ऑपरेटेड वर्टिकल मशीन, कंप्यूटर ऑपरेटेड, जहां एक एक काम को पहले लेथ मशीन करती थी, आज कई कई काम एक मशीन इकट्ठे कर देती है। आज हर बड़ी बिल्डिंग में एलिवेटर लगा है, स्टेशंस पर एलिवेटर लगे हैं। एलिवेटर लगाने वाले, उनको ठीक करने वाले
ऐसे बहुत सारे लोगों की जरूरत है। एलिवेटर मैकेनिक का डिप्लोमा करो, आईटीआई करो इस क्षेत्र में, सीएनसी एंड बीएमसी का कोर्स करो और काम पाओ, काम उपलब्ध है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, जरूरी नहीं आप पायलट बनो, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में आपके पास बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं। सर कितना समय और बचा है मुझे बता देंगे? सर सेशन बहुत यूजफुल है, वैसे तो समय हो चुका है, लेकिन पांच एक मिनट सर आप प्लीज, क्योंकि हम वंचित नहीं रहना चाहते चीजों से। हम क्या सर, पूरा राजस्थान के बच्चा है सर, हर बच्चा है सर, प्लीज। अब यहां तक हमने विज्ञान, जो डॉक्टर और इंजीनियर की तरफ हम जाते हैं, आप जा सकते हैं, पर उसके क्षेत्र में जो करियर के अन्य विकल्प पैदा हुए हैं, बच्चों आप उन विकल्पों को पूरा समझो और जहां आपको लगे समझ में नहीं आता पोर्टल की मदद लो। निर्माण, मैं अभी कुछ बचे हुए करियर्स को 5 मिनट में आपको समझा देना चाहता हूं। आप डायरी पकड़ो, पर कॉपी पेन और नोट करो और उसको पोर्टल से देखना, उसके बारे में बृहद ज्ञान अर्जित करना। निर्माण के क्षेत्र में पहले मिस्त्री, मजदूर, ठेकेदार, इंजीनियर 4 होते थे, आज स्कैफोल्डर शुरू हो गया, प्लानिंग शुरू हो गई, आर्किटेक्ट शुरू हो गया। आज शहरों में छोटे छोटे मकानों के लिए भी आर्किटेक्ट चाहिए, वहां प्लानिंग के लिए बी प्लानिंग का कोर्स शुरू हो गया। बी आर्किटेक्ट एक कोर्स है, उसमें ड्राफ्ट्समैन एक कोर्स है। हैवी इक्विपमेंट ऑपरेशन शुरू हो गया। हैवी इक्विपमेंट क्या होता है? आपने जेसीबी देखा, आज सड़क कितनी आसानी से बन जाती है, एकदम सीधी बन जाती है। पहले उबड़ खाबड़ सड़कें बनती थी। ये जो हैवी इक्विपमेंट आए निर्माण के क्षेत्र में, इनको कोई बनाता और चलाता है, तो उस बनाने और चलाने में वो करियर के विकल्प उपलब्ध हुए। एक नए करियर और है, डिजाइन का क्षेत्र। पहले हम सोचते थे डिजाइन, वो चित्र बना दिए वही डिजाइन है, जी नहीं, आज गेम डिजाइन हो रहे, एनिमेशन, वो टॉम एंड जेरी, वो छोटा भीम बड़ा भीम, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, यूआई यूएक्स डिजाइन। जिन बच्चों को डिजाइन की तरफ थोड़ा सा भी रुझान है, झुकाव है, हाथ अच्छा चलता है, यूआई यूएक्स, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, जिनका गेमिंग में थोड़ा इंटरेस्ट है और मोबाइल पर गेम खेलते हैं, उनके माँ बाप, अभिभावक और वो बच्चे, गेम डिजाइनिंग को पढ़ो, समझो क्या होती है, एनिमेशन को पढ़ो। ये क्षेत्र आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो सकता है। हॉस्पिटैलिटी का क्षेत्र, आजकल बड़ी शादियों को भी मैनेज करने के लिए एक मैनेजर चाहिए, कंपनी चाहिए, एक टीम चाहिए, वो शादी को प्लान करती है। कोई फंक्शन हो बड़ा, उसको इवेंट प्लानर चाहिए, तो इवेंट प्लानिंग, वेडिंग प्लानिंग। पर्यावरण का क्षेत्र नए करियर के विकल्प लाया है। सोलर इंजीनियर, विंड इंजीनियर, जैसलमेर और बाड़मेर में देखेंगे बड़े विंड इंजीनियर हैं, मकान खाली नहीं मिलता उस इलाके में कहीं, इतने काम है वहां, इतना रोजगार उपलब्ध हुआ है। एनवायरनमेंट इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, ये नए विकल्प हैं पर्यावरण के क्षेत्र में। सेल्स एंड मार्केटिंग, जो बच्चा थोड़ा अच्छा बोलता है, जिसको दूसरों को अपनी बात समझाना आता है, वो बच्चा डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग, इस क्षेत्र में भाग्य आजमा सकता है, अपना रास्ता ढूंढ सकता है। सेल्स एंड मार्केटिंग के अलावा बिजनेस का क्षेत्र, आज स्टॉक ब्रोकिंग, देखना नया, जो बिजनेस के परंपरागत रास्ते थे उससे अलग स्टॉक मार्केटिंग यानी ऑनलाइन ट्रेड मार्केटिंग से जुड़ा हुआ करियर का क्षेत्र। ग्रोथ हैकिंग, किसी कंपनी को कैसे ऊपर ले जाना है, ग्रोथ हैकिंग। हेड हंटिंग प्रोफेशनल, हेड हंटिंग का मतलब किसी कंपनी में कौन से लोग कहां से कैसे लाने हैं, इसके लिए कोर्स करो। बीए करने के बाद आप एमबीए एचआर कर लो और हेड हंटिंग में निकल जाओ, ये भी विकल्प उपलब्ध है। इसके अलावा बच्चों परिवहन का क्षेत्र, आज मेट्रो रेल के लिए ड्राइवर चाहिए, मर्चेंट नेवी, इतना एक देश से दूसरे देश में माल जा रहा है, उसके जहाज पर बहुत सारे लोग चाहिए, मर्चेंट नेवी। आजकल मोटरसाइकिल पे भी कुरियर हो रहा है, खाना आ रहा है, सामान आ रहा है, वो कुरियर कैब और गाड़ियां, ओला, उबर, छोटे छोटे शहरों में ये गाड़ियां शुरू हो गई हैं। आप उस क्षेत्र में करियर का विकल्प, अगर परिवहन से संबंधित कोई इंटरेस्ट है आपका, तो जा सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में 3 करियर के विकल्प हैं। फूड टेक्नोलॉजिस्ट, 20 रुपए किलो के आलू की 10-15 ग्राम आलू एक थैली में बंद करके 20 रुपए के बिक जाते हैं। किसने किया ये? फूड टेक्नोलॉजिस्ट, फूड टेक्नोलॉजी। और उस आलू में क्या होना चाहिए, उस भोजन में क्या होना चाहिए, कितने न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए,
इसको तय करने वाला फूड साइंटिस्ट नया करियर का विकल्प है। फूड साइंटिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट और टेक एग्री, वो दिन दूर नहीं है जब यहां ड्रोन से दवाई छिड़की जाएंगी खेतों में। टेक एग्री, मैं बाड़मेर के इंटीरियर में देख रहा था, अनार की खेती खड़ी है वहां, कैसे संभव हुई? टेक एग्री, यानी तकनीक लगा दी एग्रीकल्चर में। ये पत्रकारिता, आज बहुत सारे टीवी एंकर्स की जरूरत है, इतने सारे चैनल हैं, न्यूज एंकर्स की जरूरत है। आप वहां देखेंगे बड़े कैमरामैन की जरूरत है, और वहां वो जो बोलते हैं वहां से हर जगह संवाददाताओं की जरूरत है। पत्रकारिता में इतने सारे अखबार हैं, और कुछ नहीं तो यूट्यूब पर लोगों ने चैनल बना के वहां पत्रकारिता शुरू कर दी और अपना रोजगार, अपना कार्य, करियर उस क्षेत्र में बनाना शुरू कर दिया। कला और भाषा के क्षेत्र में रेडियो जॉकी, एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलने वाला इंटरप्रेटर, मेरे जैसा काउंसलर, खिलाड़ियों के लिए काउंसलर, बच्चों के लिए काउंसलर, बड़ों के लिए काउंसलर, बूढ़ों के लिए काउंसलर। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं, लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इतना इंटरेक्टिंग सेशन नहीं हुआ। जो मैं कमेंट्स देख पा रहा हूँ सभी देख रहे हैं, इंटरेस्टिंग सेशन लिखा हुआ आ रहा है और काफी यूजफुल है। कह रहे हैं कि हम किस तरह से, और आपने जब काउंसलर की बात की, कुछ सवाल तो आ गए, सर आपके जैसे काउंसलर कैसे बन सकते हैं, इस तरह के सवाल आ रहे हैं। और कह रहे हैं कि ये सिलसिला आरएससीआरटी का एक स्टेप शुरू हुआ है, अभी एक लंबा सफर है। सर के मार्गदर्शन में पूरा राजस्थान में हम काम करेंगे। आप इस सेशन को लोगों से शेयर करें। आप जो पूछ रहे हैं कि सर की पीपीटी चाहिए, मैं आपसे निवेदन करूंगा आप इस सेशन को लोगों को शेयर करें, इस लिंक को लोगों को शेयर करें और ये जानकारी दें। और आने वाले समय में लोकपाल सर प्लीज। कानून का क्षेत्र, पहले एक वकील जो कोर्ट में लड़ाई लड़ते थे वही दिखाई देते थे कि वकील सिर्फ यही होते हैं। मैं पिछले हफ्ते किसी से मिला, उनका बच्चा मलेशिया की एक कंपनी के लिए स्पोर्ट्स लॉ में करियर बनाया उसने। स्पोर्ट्स लॉ, कॉमर्स का बच्चा था, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, स्पोर्ट्स लॉ में उसने आगे कोर्स किया और आज एक विदेशी कंपनी में बहुत अच्छे धन, अच्छी सैलरी पर वो बच्चा वहां नियुक्त हुआ है। तो वकालत के क्षेत्र में नए करियर कौन से इजाद हुए? साइबर लॉ, कंप्यूटर से संबंधित अपराधों को नियंत्रित करने के लिए, उन्हें प्रस्तुत करने के लिए वकील। कॉर्पोरेट लॉ, कंपनियों से यानी उद्योग घरानों से, व्यापार से संबंधित अलग ही वकालत का क्षेत्र बन गया। स्पोर्ट्स, खेल से संबंधित अलग ही वकालत का क्षेत्र बन गया। हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित अलग क्षेत्र बन गया। तो ये वकालत के नए फील्ड है। अब ऐसे ही ये मैंने आज जो 15 क्षेत्र आपको बताए हैं, इनमें 4-4, 5-5 करियर के बहुत अच्छे फील्ड हैं। आप इनको नोट करो, पढ़ो और जो नहीं समझ में आए आप लिख देना चैट पे, हम आपका जवाब देंगे। इतनी तसल्ली से आपने सुना और इस सत्र को सराहा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह से युवाओं को नए जमाने के अवसरों से आपने परिचित कराया, भविष्य की नौकरियों की जानकारी देते हुए विद्यार्थियों में किस तरह से कुशलता बढ़ाई जाए, इस विषय को लिया, ऐसे कई अनछुए पहलुओं को आपने छुआ, कई क्षेत्र बताए। सबसे पहला पॉइंट आपने कहा डायरी बनाए, उस शब्द जो हम शुरू से कहते हैं बच्चों को, इन विषय को लेते हुए आपने एक डेटा साइंटिस्ट किस तरह से काम करता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात आपने बताई, रोबोटिक्स की बात बताई आपने। इस कोरोना महामारी के बाद में हमने ये जो वायरसोलॉजी है उसके बारे में, फिजियोथेरेपी के बारे में, नेचुरोपैथी के बारे में जो बताया, बहुत लाभकारी सेशन होगा और आने वाले समय में भी बच्चों को लाभ मिलेगा। मैं चाहूंगा आपके प्रश्न अभी हम अगले क्रम में विज्ञान संकाय में, अभी हमने आपको बताया कि गैर पारंपरिक क्षेत्र जिसमें आपको जो अवसर प्राप्त होते हैं, अभी ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिसमें आपको विज्ञान संकाय प्राप्त हो सकते हैं? तो मैं निवेदन करूंगा विज्ञान संकाय के विशेषज्ञ शुभम गालव सर से आप जुड़े और बच्चों को, जो कहते हैं ना कि जब तक विज्ञान की खास तौर से आईआईटी की और उसकी बात नहीं की जाए तब तक बात अधूरी रहती है। तो बिल्कुल, लेकिन गैर पारंपरिक जो एक नया क्षेत्र हुआ है सर, इसके विचार के साथ में आप कंपटीशन एग्जाम्स, और थोड़ा सा समय बहुत कम है, सुनना हमें आपसे बहुत कुछ है। निवेदन शुभम गालव सर प्लीज। नमस्कार सभी को।
तो मैं शुभम गालव आज आपको संकाय विषय पर जो विज्ञान है उसमें जो जो सब्जेक्ट्स होती हैं आपकी मैथ्स एंड बायोलॉजी, तो इनके बारे में थोड़ी आपको जानकारी प्रदान करूंगा। और जैसा कि अभी गैर पारंपरिक जो अवसर थे उनके बारे में लोकमान सर ने जो सभी का मार्गदर्शन किया, वो काफी अच्छा और सभी के लिए यूजफुल था। अब इसमें जो मैथ्स और बायोलॉजी के अंदर हम सबसे पहले जो बच्चे होते हैं, अभी जो 10th के एग्जाम्स होने वाले हैं उनके बाद अपना विषय चुनेंगे, और विषय चुनने के बाद अगर वो साइंस के अंदर मैथ्स स्ट्रीम अलग होती है और बायोलॉजी स्ट्रीम अलग होती है, उसको वो चुनते हैं। अगर वो मैथ्स स्ट्रीम को चुनते हैं तो 11th और 12th में वो 3 कोर विषय होती है उनकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और इंग्लिश के साथ एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को वो चयन करते हैं। तो इस प्रकार उनकी 5 सब्जेक्ट्स होती है जो उनके 12th बोर्ड में आती है। और जो बायोलॉजी वर्ग के विद्यार्थी होते हैं वो मैथ्स की बजाय बायोलॉजी को चयनित करते हैं। अब इसके अंदर आपको जो कि मैथ्स बच्चे लेते हैं तो उनको एक एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है जिसका नाम होता है IIT JEE, जिसके अंतर्गत 11th-12th का पाठ्यक्रम आता है। और उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के होते हैं। तो जो जेई का एग्जाम होता है वो आपके 2 चरणों में होता है, एक होता है आपका जेई मेन, एक होता है जेई एडवांस। तो जैसा कि सरकार ने पिछले कुछ समय से बच्चों का जो इसमें प्रेशर बहुत होता था, इस वजह से जेई मेन के 2 अटेम्प्ट उनको दे दिए गए हैं। जैसा कि इस वर्ष में भी जनवरी और अप्रैल में यह आयोजित होना है। और इनमें जो बच्चे अपना जो बेस्ट स्कोर होगा आउट ऑफ दीज 2 अटेम्प्ट्स, इन 2 अटेम्प्ट्स में से जो उनका बेस्ट स्कोर आता है उस स्कोर के आधार पर वो बच्चे चयनित होते हैं जेई एडवांस के लिए। और जेई एडवांस में वो अपीयर होते हैं जून मंथ में। जो इस वर्ष की तिथियां हैं वो घोषित कर दी गई है एनटीए द्वारा, और ये जो एग्जाम का कंडक्शन कराते हैं IIT JEE और नीट का, वो कराता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ये एक सिंक्रोनाइज काम करती है जिससे एक तरीके का लेवल सब जगह आयोजित किया जा सकता है। पहला कि जैसे कि आपने सभी को पता होगा RPT, AIEEE और IIT के डिफरेंट एग्जाम होते थे, और भी कई यूनिवर्सिटीज के और कई संस्थानों के अलग अलग एग्जाम होते थे। परंतु जब से ये इसको कंबाइंड किया गया है, एजेंसी को नियुक्त किया गया है एनटीए को, तब से ये एक ही कॉमन एग्जाम होता है और बच्चों को एक्स्ट्रा फॉर्म्स में खर्च करने का, एक्स्ट्रा काउंसलिंग्स में पार्टिसिपेट करने का बोझ नहीं होता है। तो बच्चे इसमें जब फॉर्म भरते हैं, फॉर्म के बाद जो जेई मेन होता है, जेई मेन उनको NITs, IIITs और जो स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग संस्थान होते हैं इनमें चयन ले सकते हैं। साथ ही साथ इनमें जो कई बहुप्रतिष्ठित संस्थान है जो प्राइवेट भी है, लेकिन वो काफी अच्छा प्लेसमेंट्स और रिसर्च का और अपने अच्छे प्रोफेसर्स का समावेश रखते हैं, ऐसे संस्थानों में भी वो प्रवेश ले सकते हैं, जैसे कि निर्मा हो गया, थापर हो गया और एलिमिनेटी हो गया, ऐसे अन्य कई संस्थान है। जब जेई मेन बच्चा क्लियर करता है तो वो बच्चा देता है जेई एडवांस, और इन मेन और एडवांस दोनों में ही जो विषय आती है वो आती है आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। जेई एडवांस में जो होता है वो केवल और केवल IITs के लिए, कॉलेजेस के लिए होता है। और इसमें हर साल, जैसा कि आज के न्यूज़पेपर में भी दिया गया है कि 10 लाख बच्चे लगभग इसमें अभी एनरोल कर चुके हैं जो एग्जाम देने वाले हैं। जेई मेन की और प्राइवेट कॉलेजेस की कुछ कोर सीट होती है 40 to 50,000, और जो जेई एडवांस की होती है, जो मैं जैसा कि बता रहा हूँ IITs के लिए जो जेई एडवांस है, तो उस जेई एडवांस की सीट्स होती है लगभग 20 to 25,000, ये उनकी सीट्स रहती है। तो जो जेई एडवांस होता है उसमें चयनित होने पर बच्चे IIT JEE के बाद ये अपने जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संस्थानों में प्रवेश पा सकते हैं, जिसके कुछ नामी नाम है, जैसे कि IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, गुवाहाटी, खड़गपुर, जैसे अन्य कई। जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी गूगल के CEO हैं सुंदर पिच्चई, और भी ऐसे अन्य कई, ट्विटर के पूर्व CEO और ऐसे अन्य कई टेक कंपनियों के जो CEO और ओनर्स हैं, या अभी सर ने मेंशन किया था ओला कैब्स या फ्लिपकार्ट जैसे नए स्टार्टअप्स हैं। तो इन सब के जो स्टार्टअप्स करने वाले लोग हैं वो IIT से निकले हुए लोग हैं, क्योंकि जब आप इन संस्थानों में प्रवेश लेते हैं तो आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपनी ब्रांच का चयन कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस हो गया, IT हो गया, सिविल, मैकेनिकल, और अभी सर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बताया, डेटा साइंस के बारे में बताया, जैसे डेटा साइंस IIT दिल्ली के अंदर आया है। तो ऐसे अन्य कई संस्थान हैं जिनमें इनके ऊपर फोकस हो रहा है, जो नई नई चीजें आ रही हैं उनमें, और उनके ऊपर भी बीटेक जो कोर्स होता है आपका, इसका नाम होता है बीटेक। इस बीटेक वर्ष का
जो कि 4 वर्ष का कोर्स होता है, उसमें आपको आपके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो आप ब्रांच का चयन करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप 4 साल पढ़ाई कर सकते हैं। और जब आप बीटेक करते हैं तो बीटेक करने के बाद आगे के अवसर ये होते हैं कि आप या तो एमटेक करें, टेक्निकल लाइन में ही आप आगे परस्यू करें। एमटेक 2 साल का होता है। एमटेक में प्रवेश के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता है जिसका नाम गेट होता है। और आप अगर टेक्निकल से हटके अगर आप बिजनेस की लाइन में जाना चाहते हैं तो आप कैट के थ्रू आप आईएम्स में अपेयर कर सकते हैं। और दोनों ही क्षेत्रों से अलग अगर आप चाहते हैं यूपीएससी, आरएएस या जो गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आप उसका भी तैयारी करके उनको दे सकते हैं। तो ये बात थी आपकी मैथ्स स्ट्रीम की। जो बायोलॉजी स्ट्रीम में होती है, मैं बड़े संक्षेप में इसको व्यक्त करूंगा, समय की जैसे कि कमी है। तो बायोलॉजी के अंदर जो बच्चे होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का अध्ययन करते हैं, और जो एग्जाम का नाम है जो ये प्रिपेयर करते हैं वो है नीट यूजी, क्योंकि नीट यूजी और बाद में होता है नीट पीजी। तो नीट यूजी में भी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के विषय आते हैं। 720 मार्क्स का पेपर होता है और उसमें आपके स्टेट और सेंट्रल लेवल के कॉलेजेस अलग अलग होते हैं और काउंसलिंग भी दोनों की अलग अलग होती है। जैसा कि पहले आपने सुना होगा आरपीएमटी और एआईपीएमटी, ऐसे ऐसे करके डिफरेंट एग्जाम्स होते थे। एक जिपमर भी होता था और ऐसे अन्य कई संस्थानों के डिफरेंट खुद के भी एग्जाम्स होते थे। इन सबको कंबाइन करके इन्होंने बनाया है नीट यूजी। अब इसमें 11-12 का सेम सिलेबस होता है और आपको 12th के साथ और 12th के बाद इसमें अटेम्प्ट्स की सीमा नहीं है, तो आप 12th के बाद भी इसको लगातार दे सकते हैं। जेई के अंदर अटेम्प्ट्स की सीमा है क्योंकि वो विद 12th और आफ्टर 12th ही संभव हो पाता है। और नीट में आप जो संस्थान होते हैं, जैसे कि सबसे टॉप के जो संस्थान है, जहां हमने अभी आईआईटी की बात की थी मैथ्स के अंदर, उसी प्रकार आपके बायोलॉजी के अंदर जो टॉप संस्थान है वो है एम्स। एम्स दिल्ली इसका सबसे बड़ा कॉलेज होता है जिसमें आप एमबीबीएस की डिग्री के लिए प्रवेश पा सकते हैं। तो 720 मार्क्स में से लगभग आपको 700 मार्क्स का टारगेट करना होता है एम्स में प्रवेश के लिए। उसके बाद जैसा कि अन्य कई संस्थान है, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर की बात करें, या हम बात करें आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर की, जहां से हम बात कर रहे हैं उदयपुर से, और ऐसे अन्य कई इस आपके जिलों में भी मेडिकल संस्थान खुलते जा रहे हैं। भरतपुर, धौलपुर, बीकानेर में है, और आपका एकमात्र एम्स जो राजस्थान में है वो है जोधपुर है। तो इस प्रकार ऐसे कई मेडिकल संस्थान नए खुलते जा रहे हैं। जैसा कि सर ने बताया, कोविड की विषम परिस्थितियों के बाद मेडिकल इंफ्रा पर भी काफी जोर दिया जा रहा है। तो मेडिकल की जो सीट्स पहले कम थी वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो एक डॉक्टर बनने का सपना है नीट यूजी के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। और संभवतः अगर किसी का इसमें चयन नहीं भी हो पाता है तो वो अन्य कई कोर्स इसी के अंदर एमबीबीएस के अलावा बीडीएस, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, आयुष और आप फिजियोथेरेपी जैसे अन्य कई कोर्सेज कर सकते हैं। और बायोलॉजी के अंदर एक टेक्निकल कोर्स और होता है जो होता है बायोटेक। उसका भी आप 4 इयर्स का डिग्री आप कहीं से ले सकते हैं। तो इस प्रकार आप जेई और नीट के माध्यम से इंजीनियरिंग और मेडिकल और मतलब डॉक्टर सब बनने का सपना आप पूरा कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से था जिसमें मैंने बच्चों को संक्षेप में एक जेई और नीट के बारे में जानकारी दी है। बिल्कुल सर, मतलब इतनी यूजफुल सेशन है। मैं जो कमेंट्स को पढ़ रहा हूं और लोगों को इतना अच्छा लग रहा है, और जिस तरह से एक तारतम्यता से एक सांस में आपने बताया, सब लोग कह रहे हैं कि सर इस सेशन को बढ़ाया जाए और कुछ जानकारी दी जाए, सर से और भी पूछा जाए। मैं एक टाइम लिमिटेशन हमारा होता है कि ऑनलाइन सेशन का एक टाइम लिमिट होता है, उससे ज्यादा हम नहीं ले सकते हैं। भविष्य में आप आरएससीआरटी से संपर्क करके बिल्कुल शुभम सर का भी आपको नंबर देंगे, उपलब्ध कराएंगे, और अच्छा लगा है तो आपको बिल्कुल लखन सर का भी नंबर देंगे। इस सेशन को बहुत इंटरेक्टिव बनाएंगे, आपके क्वेश्चंस को भी हम लेने वाले हैं। उससे पहले एक बार मैं क्योंकि प्रयास किया जा रहा है कि समय कम है लेकिन सभी फैकल्टीज को लिया जा सके, मैं निवेदन करूंगा गगनदीप कुमावत सर जो कि वाणिज्य संकाय से हैं। वाणिज्य संकाय के जो हम रेगुलर सुनते हैं सीए, सीएस या कौन से फील्ड हो सकते हैं या क्या क्षेत्र हो सकते हैं, अगर गगनदीप कुमावत सर अगर अभी जुड़े हुए हैं, कोई टेक्निकल टीम जोड़े सर को। सर गुड आफ्टरनून सर। सॉरी, गुड आफ्टरनून सर। नमस्ते सर। सभी सर प्लीज वाणिज्य संकाय से संबंधित कुछ आपका मार्गदर्शन निवेदन। जी सर, सभी को नमस्कार। मैं गगनदीप कुमावत पिछले 8 साल से वाणिज्य संकाय में
अकाउंटेंसी ले रहा हूँ। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो कॉमर्स फील्ड है, कॉमर्स स्ट्रीम जो है, कॉमर्स स्ट्रीम में बहुत सारे विकल्प है हमारे पास में बच्चों के लिए, बहुत अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरह से है। सबसे मोस्ट पॉपुलर जो है सीए, जिसको हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स बोलते हैं, जिसमें सीए, सीएस कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, फिर सीएमए जो कॉस्ट अकाउंटेंट से रिलेटेड होता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देन आपके पास में एलएलबी का भी आता है ऑप्शन, क्लैट के थ्रू हम उसमें भी एंट्री लेते हैं। फिर इसके अलावा और भी अलग अलग लेवल पे है जहां पर हम टैक्स असिस्टेंट्स के लिए बात करते हैं, क्योंकि टैक्सेशन की बात आती है तो कॉमर्स का बहुत बड़ा जुड़ाव है उसमें। फिर आपकी बात करें बैंक से रिलेटेड, बैंक पीओज वगैरह अलग अलग लेवल पे। तो इसके अलावा जैसे आप सीएफए के लिए तैयारी कर सकते हैं। सीएफए के अलावा और भी अलग अलग बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर है वो है आपका सीए कोर्स। जो सीए कोर्स है एंट्री लेवल बहुत इजी है। जो बच्चा की प्रिपरेशन करता है 11th और 12th के साथ में रह करके, और सीए फाउंडेशन, सीएस एंट्रेंस जिसका सी सीट के नाम से एग्जाम होता है, CSEET, सी सीट, सीएमए फाउंडेशन, ये जो एंट्री लेवल के जो एग्जाम्स हैं वो 11th और 12th के साथ प्रिपेयर करके बच्चा जैसे ही 12th पास करता है, 12th पास करने के कुछ समय बाद में उसको एग्जाम के लिए ऑप्शन मिलता है जिसमें वो डायरेक्टली एंट्री ले सकता है। फिर सीएस और सीए में जब नेक्स्ट लेवल जो आता है वो है हमारा इंटरमीडिएट लेवल। इंटरमीडिएट के लिए हम ग्रेजुएशन के साथ साथ में प्रिपरेशन करते हैं, और एक्चुअल में सीए कोर्स जो है आपका वो मैक्सिमम 3 इयर्स का कोर्स है। अगर रेगुलरली उसको प्रिपरेशन के साथ साथ अगर करते हैं तो साथ साथ में आपका इजीली हो जाता है। फिर कोई बच्चा अगर जैसे सीएस करते करते अगर हायर लेवल पे और कुछ पैरेलल प्रिपरेशन करता है तो ग्रेजुएशन के साथ साथ पैरेलल प्रिपरेशन के लिए वो क्लैट भी प्रिपेयर कर सकता है। तो क्लैट के लिए अगर करता है तो उसके लिए फिर उसके पास में सीए के लिए थोड़ा सा उसको स्विच करके वो क्लैट के साथ में प्रिपरेशन करेगा। तो क्लैट के लिए हमारे ऑल इंडिया लेवल पे जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, तो उसके लिए जैसे राजस्थान में हमारे जोधपुर में कॉलेज है, गुजरात में आनंद में है। तो इस तरह से कुछ बच्चे उस तरफ भी प्रिपेयर करके जा सकते हैं। कॉमर्स में एक बहुत अच्छा विकल्प मिलेगा बच्चों को। फिर बात आती है बैंक से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं, बैंक पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स हैं, या हम बैंक के अंदर क्लरिकल हो गया, बैंक के अंदर अलग अलग, इसके लिए एक आईबीपीएस का एग्जाम होता है जिसमें कुछ नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं उन सब ने मिला करके और वहां पर एक इंस्टीट्यूट बना रखा है जिसमें बच्चा प्रिपेयर करेगा। प्रिपेयर करने के बाद वहां पर एंट्री ले सकता है। सीएस, सीएमए, मतलब सब कुछ सारे जो कोर्सेज हैं सारे इंटरलिंक्ड हैं। मतलब एक कोर्स को भी अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो मतलब दूसरे कोर्स का भी आपके पास में साथ साथ में विकल्प चलता है। फिर बात आती है कि जैसे सर ने बताया था कि अभी लॉज में बहुत सारे अपडेशन हो रहे हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। तो कॉमर्स फील्ड के लिए हर जगह, मतलब इवन इकोनॉमी में हर जगह कुछ नए नए अपडेशन हो रहे हैं। जैसे हमारा जीएसटी आया तो जीएसटी के लिए टैक्स अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, तो बच्चों के लिए विकल्प बहुत वास्ट लेवल पे हमारे पास में अवेलेबल है। तो अभी जिस तरह से जीएसटी इंडिया में अभी 5 साल हुए हैं, 5 साल में जिस तरह से हमारे देश में अप्लाई हुआ है तो उसमें रेगुलरली चेंजेस आ रहे हैं। तो उसमें असेसमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा वैकेंसीज आने वाली है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ बच्चों की वैकेंसीज जिस तरह की आएंगी, तो जीएसटी के लिए आप अगर प्रिपेयर करते हैं तो टैक्स असिस्टेंट की सीधी एंट्री है, कॉमर्स से रिलेटेड फील्ड है। कॉमर्स से रिलेटेड फील्ड की वजह से आपको डायरेक्टली एंट्री मिलेगी। देन आपका इनकम टैक्स के अंदर भी जो टैक्स असिस्टेंट वाला है वो टैक्स असिस्टेंट वाला ऑप्शन वहां पर भी आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि कॉमर्स में ग्रेजुएशन के साथ साथ बच्चा उसको प्रिपेयर कर सकता है। यस सर। गगन सर, थैंक यू सो मच। सच में समय बहुत कम है और बहुत सारे सवाल भी अब आने शुरू हुए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा एक बार टीम को, और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आपके सवाल भी हो। और हमारा एक सौभाग्य है कि जिस तरह से सर कॉमर्स
फील्ड के बारे में बता रहे हैं। और हमारे साथ में हमारी कार्यवाहक निदेशक एवं मुख्य लेखाधिकारी मोनिका गर्ग मैम, श्रीमती मोनिका गर्ग मैम भी जुड़े हुए हैं। मैं जो प्रश्न लें उनसे पहले मैं निवेदन करूंगा कि मैडम जुड़े। ये सेशन काफी यूजफुल रहा है और काफी सवाल भी आ रहे हैं। आपका एक आशीर्वचन, आशीर्वाद, मार्गदर्शन के रूप में हमें प्राप्त हो। निवेदन मोनिका गर्ग मैम। जी बिल्कुल, करियर गाइडेंस आधारित ये जो वेबिनार आयोजित किया जा रहा है, इसमें मैं RSERT की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जो ये सेशन मैंने अभी सुना, इसमें जो हमारे लर्नेड फैकल्टीज है, ये काफी जो करियर से संबंधित विभिन्न आयाम है और नए करियर के जो ऑप्शंस हैं इसके बारे में बताया जा रहा है। और चूंकि 12 जनवरी को हम विवेकानंद जयंती के दिन जो है करियर डे के रूप में मनाए, और उसकी पूर्व तैयारी के लिए ये जो वेबिनार आयोजित किया जा रहा है और इतनी लर्नेड फैकल्टी हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो इसका जो है ये सारी सेशन जो है वो काफी फलदायी होने वाले हैं। और हमारी इतनी अच्छी टीम है और सारे शिक्षाविद और शिक्षा विभाग के इतने सारे अधिकारी जुड़े हुए हैं, तो स्टूडेंट्स और अधिकारियों सबको जो है ये वेबिनार इससे बहुत फायदा पहुंचेगा। और हमारी जो टीम यहाँ पर है वो आप सभी के मार्गदर्शन के लिए और असिस्टेंस के लिए, हेल्प के लिए यहाँ पर है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वेबिनार के साथ जुड़ने के लिए। और आओ हम सब मिलकर जो है विवेकानंद जयंती को करियर डे के रूप में सफलतापूर्वक आयोजित करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपका ये जो मार्गदर्शन, भविष्य को जो हम नए आयाम स्थापित करेंगे उसके लिए मिला है। निश्चित रूप से कमेंट्स जैसा कि सभी देख पा रहे हैं, बहुत यूजफुल और बहुत अच्छा सेशन बताया जा रहा है। सबसे पहले जितेंद्र सर ने हमें बताया कि हमें सबसे पहले बच्चों के मनोबल को बढ़ाना होगा, उन्हें प्रोत्साहन करना होगा, उनका एक स्व विवेक जागृत करते हुए, उनकी स्वयं की क्षमताओं को पहचानते हुए किस तरह से तनाव रहित, अवसाद रहित रखते हुए हम बच्चों को प्रोत्साहन दें। हमें लाखन सर ने जिस तरह से बताया कि हर क्षेत्र में कैरियर है और हर कैरियर में सफलता है, पहले जैसे सीमित नहीं रह गया, अभी एक बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र हो गया है। शुभम सर ने साइंस स्ट्रीम के अंदर जो टॉप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन, उनके कॉलेजेस, उसके बारे में समझाया। बहुत यूजफुल सेशन रहा। हमारे साथ में गगनदीप सर ने जिस तरह वाणिज्य संकाय के बारे में बताया। कुछ लोगों के सवाल भी आ रहे हैं कि जी आर्ट्स स्ट्रीम के बारे में बताया जाए। निश्चित अगले सेशंस में अलग अलग, जैसा कि निदेशक महोदया का, हमारे RSERT टीम का मार्गदर्शन प्राप्त होता है, अलग अलग सेशंस अलग अलग विषय पर लिए जाएंगे। कुछ सवाल ऐसे आए कि कैरियर गाइडेंस पे कोई पुस्तक हो तो बताई जाए। मैं बता देता हूं, समय समय पर RSERT संदर्शिका निकालता है जो कि बच्चों को किस तरह से मार्गदर्शन परामर्श दिया जाता है। उसी के साथ में आने वाले समय में अलग अलग स्ट्रीम में कौन कौन से कैरियर के हैं उसको और अपडेटेड निकाली जाएगी। इसी के साथ में बच्चों को किस तरह से एकेडमिक एंड बिहेवियर चैलेंजेस आते हैं टीनेजर्स को, उस पर भी समय समय पर कार्य करता है। और कुछ सवाल आए कि काउंसलर कैसे बना जाए, तो उसके लिए भी यदि लोकमान सर और इस पे कर सके कि किस तरह से साइकोलॉजी के बाद में स्ट्रीम पे हैं। कुछ सवाल आए कि करियर चयन कैसे किया जाए, तो एक सवाल का मैं जवाब दे देता हूं। तब तक लोकमान सर को मैं निवेदन करूंगा टीम से कि लोकमान सर को जोड़ें, शुभम सर को जोड़ें और गगनदीप सर को अगर जोड़ सकते हैं आप जोड़ें। लोगों ने पूछा कि कैरियर चयन कैसे किया जाए, तो कैरियर चयन के लिए सबसे पहले आवश्यक होगा कि हम बच्चों के एप्टीट्यूड को पहचानें। एप्टीट्यूड, एक सवाल यह आया साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट एक बहुत मुश्किल आपको परिभाषा लग सकती है, तो उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। बच्चों के एप्टीट्यूड को पहचाना मतलब कि बच्चा किस चीज में अच्छा है, उस चीज को पहचाने। बच्चे के व्यक्तित्व को पहचाने, पर्सनालिटी को पहचाने, उसके साथ में उसका बैकग्राउंड, उसके फैमिली, उसकी रिक्वायरमेंट, उन चीजों के साथ में उसको करियर में मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। तो इस तरह से कुछ सवाल थे। तो लोकमान सर, एक सवाल आया है, मैं और भी कोई सवाल है तो आप लोग भेज सकते हैं, फोन सेशन में भी लेंगे। आने वाले समय में RSERT किस तरह से हॉटलाइन के माध्यम से बच्चों की समस्याओं को मेल के माध्यम से, आने वाले समय में रेडियो के माध्यम से सेशन करके, FM के माध्यम से, और आने वाले समय में किस तरह से एक हॉटलाइन क्रिएट करके हमारे RSERT टीम का, जैसा कि
उद्देश्य उसको और भी सर बेहतर तरीके से बता जाएंगे। मैं एक बार निवेदन करूंगा लोकमान सर से कि एक सवाल आया है कि आपकी तरह से काउंसलर कैसे बन सकते हैं एकेडमी के लिए। जी धन्यवाद रणवीर सिंह जी। मैं करियर काउंसलर से पहले किसी भी करियर का चयन करने के लिए मैं रणवीर सिंह जी की बात का पहले तो स्वागत करता हूं कि बाहर क्या पढ़ोगे ये बाद में देखना, पहले अंदर देखना। जो साइकोमेट्रिक टेस्ट वाला सवाल पूछा था ना, वो साइकोमेट्रिक टेस्ट ये बताता है अंदर क्या क्या है, उसके लिए बाहर क्या ढूंढे। तो आपने जो प्रश्न पूछा कि करियर काउंसलर कैसे बने या काउंसलर कैसे बने, तो अगर आपके अंदर एक क्षमता है समानुभूति की, मैं दोबारा प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, एक शब्द को दोहरा रहा हूं, इसको पकड़ना, समानुभूति, कि दूसरे व्यक्ति की तरह सोचना। अगर आप वैसे ही समान अनुभूति कर लेते हो अपने अंदर के सामने वाला क्या सोच रहा है, अगर ये आपके अंदर थोड़ा सा भी गुण है तो करियर काउंसलर या किसी भी प्रकार का काउंसलर बन सकते हो। यानी इसमें सुनना ज्यादा है, समझना है सामने वाले को ज्ञान है पर वो फंसा हुआ है कहीं, उसे मार्गदर्शन देना है, मार्गदर्शन की कमी है, क्षमताएं हैं, तो उसके लिए जब तक आप उसके स्तर को समझ ना लें तब तक आपकी कोई सलाह वहां काम उपयुक्त तरीके से नहीं करेगी। तो समानुभूति अगर आपके अंदर है किसी भी बच्चे में, वो बच्चा काउंसलर बन सकता है। और उसके लिए पढ़ाई क्या करनी पड़ेगी, 12वीं के बाद साइकोलॉजी विषय में वो स्नातक कर सकता है, या स्नातक किसी भी विषय में कर लिया किसी कारणवश और उसे लगा मेरे अंदर समानुभूति है, मैं दूसरों को अच्छी तरह सुन लेता हूं, फिर मैं उनको सलाह भी दे देता हूं, वो मेरी मान भी लेते हैं, तो आप ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा होता है काउंसलिंग एंड गाइडेंस में, वो कर सकते हैं। विभिन्न विश्वविद्यालय इसमें डिप्लोमा कराते हैं, उस क्षेत्र में जा सकते हैं। परंतु जो आवश्यक गुण है वो अंदर हो, तभी आप साइकोलॉजी की तरफ बढ़ो। इसमें सुनना समझना ज्यादा है, बहुत सुनने समझने के बाद थोड़ा बोलना है जो मार्गदर्शक के रूप में होगा। अब ये काउंसलर सिर्फ ये करियर के ही नहीं, व्यवहार के काउंसलर भी बन सकते हो आप। कोई व्यवहारिक रूप से कोई परेशान है तो उसकी आदत को कैसे बदलें, व्यवहार को कैसे बदलें। कोई मानसिक रूप से परेशान है तो उसकी मानसिक अवस्था और दशा को कैसे बदला जाए। और खिलाड़ी के पास क्षमताएं होती हैं पर उसके साथ एक काउंसलर होता है, वो काउंसलर उसकी मानसिक अवस्था को समझकर प्रोत्साहित करता है, तो वो स्पोर्ट्स काउंसलर होता है। ऐसे ही विद्यालयों में एजुकेशनल काउंसलर की नियुक्ति हो रही है। बच्चा कुछ बात माँ बाप को नहीं बता सकता, शिक्षक को भी नहीं बता सकता, तो कोई हो जिसे वो बता दे और उसकी बात सुन ले, एजुकेशनल काउंसलर बन सकते हो। तो इसके लिए आप मनोविज्ञान नामक विषय का अध्ययन कर सकते हैं, पर पहले समानुभूति को देखें। फिर अध्ययन करने के लिए 11वीं 12वीं में भी ये विषय है, कला से भी कर सकते हो, इसको विज्ञान से भी कर सकते हो। विज्ञान से करते हो तो बीएससी साइकोलॉजी विकल्प है, जो उत्तर भारत में कम पर दक्षिण भारत में ज्यादा है। उत्तर भारत में बीए साइकोलॉजी या बीए ऑनर्स विषय में स्नातक उपलब्ध है, पर अगर कहीं किसी कॉलेज में आपको ये नहीं भी मिलता तो आप परास्नातक में यानी ग्रेजुएशन किसी भी विषय में करें और फिर आप इसका एक डिप्लोमा कर लें, या सर्टिफिकेट कोर्स भी बहुत अच्छी अच्छी संस्थाएं कराती हैं, उन संस्थाओं में से सर्टिफिकेट कोर्स किया और अभ्यास करना शुरू कर दो, काउंसलर बन जाएंगे। धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें आपने समानुभूति की बात कही, समानुभूति बात जो उपनिदेशक महोदय कमलेश सिंह जी साहब ने जब लाइफ स्किल की बात करी, आने वाले समय की 21वीं पीढ़ी के जो हम भारत को देखते हैं उस समानुभूति की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बिल्कुल, काउंसलिंग के बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें स्पोर्ट्स काउंसलिंग की बात कर सकते हैं हम, बिहेवियर काउंसलिंग की बात कर सकते हैं। सर ने कहा सबसे पहले हम अपने आप को पहचाने, तो एप्टीट्यूड के माध्यम से हम बच्चे के अंदर ये पहचानते हैं कि बाय नेचर वो कैलकुलेटिव है, क्रिएटिव है, टेक्निकल है, लॉजिकल है या लैंग्वेज है, किस तरफ उसका झुकाव है, उसके आधार पर उसको, उसके एप्टीट्यूड के आधार पर उसको करियर के चयन में दिया जाता है। एक सवाल बार बार आ रहा है कि यूनिवर्सिटी का नाम बताओ, तो मैं कुछ आपकी सहायता के लिए बता देना चाहता हूं। आरएससीईआरटी के साथ ही एनसीईआरटी जिसका अजमेर में सेंटर है, वो करियर गाइडिंग एंड काउंसलिंग का कोर्स कराती है। और मैं इसी के साथ में
RSCRT डिजी स्टूडियो से मैं हमारे साथ में अतिरिक्त निदेशक महोदय भी विराजमान है, हमारे उप निदेशक महोदय भी विराजमान है। तो स्टूडियो से कोई सवाल यदि करना चाहें, क्योंकि समय तो हो चुका है, और नहीं तो सवाल के बाद में फिर मेरा निवेदन रहेगा अतिरिक्त निदेशक श्रीमान शिवजी गौड़ साहब से कि आपका आशीर्वाद, आशीर्वचन और कोई सवाल हो तो प्राप्त हो। जी, सवाल एक है जो आपके चैट बॉक्स में आया था, वही मेरा सवाल है। आपने इंडिविजुअली किसी व्यक्ति के लिए बता दिया है कि आप साइकोलॉजी में इसको कर लें, वो कर लें, लेकिन मैं उसी सवाल से कंसर्न रख रहा हूं और लोकमान सिंह जी से फिर अनुरोध करूंगा कि क्योंकि हमें तो वो एक आदमी ऐसा चाहिए जो आपके जैसा कैरियर काउंसलर हो, गाइडेंस देने वाला हो। वो टीचर हमें हर एक सीनियर स्कूल में बनाना है, वहां लाना है। तो ऐसी स्थिति में उसके जनरल टिप्स आप बता दें कि वो कहां से क्या क्या कुछ कर सकता है और अपने को रिसोर्सफुल कर सकता है। वैसे SCRT बार बार में ऐसे सेशंस और एक संदर्शिका निकालने का काम करती है और आगे भी इसको कर रही है। पोर्टल और सेल की बात कर रहे हैं, वो भी होने वाला है। लेकिन टीचर के लिए जो जो चीजें उसको खुद को की जानी है, वो इस प्लेटफॉर्म पे वो जान पाएंगे। इसलिए उसके बारे में बता दें कि एक स्कूल में आपके जैसा काउंसलर बनना है तो क्या क्या मोटी मोटी चीजें उनको करनी है, वो बताएं आप। एक शिक्षक और काउंसलर में एक आधारभूत फर्क है। पहले उस फर्क को अगर हम समझ लें, आधारभूत फर्क यह है कि शिक्षक अधिकतर वक्ता की भूमिका में होता है और काउंसलर अधिकतर श्रोता की भूमिका में होता है। तो जब वो शिक्षक के रूप में हो तो वो वक्ता की भूमिका में बखूबी रहे, पर जब काउंसलर की भूमिका में आए, बच्चा शिक्षक के पास आते हुए डरे नहीं, चुंबक की तरह आ जाए। काउंसलर के पास वो चुंबक की तरह आता है। शिक्षक के व्यवहार पर निर्भर करता है कि शिक्षक का व्यवहार वहां ऐसा है कि बच्चे डरते हैं, तो वो काउंसलर की भूमिका में फिर वो डर निकल नहीं सकता, क्योंकि एकदम से परिवर्तन नहीं आता। तो ऐसे शिक्षक जिनमें थोड़ी एम्पैथिक नेचर है, तो वो शिक्षक इस तरफ जा सकते हैं, और नहीं भी है तो इसका अभ्यास किया जा सकता है। मेरे अंदर भी नहीं थी, मैं एक प्रशासनिक अधिकारी था, वहां से मैं काउंसलर बना हूं, तो मैंने उसका अभ्यास किया तो शिक्षक भी कर सकते हैं। शिक्षक के लिए एम्पैथी लेना आसान है, कर सकते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, बच्चे को पूरा समझें, उसको अनवाइस तरीके से देखें, बायसिंग ना हो। ये बच्चा बड़ा नोटी है, कल बाहर ये दिक्कत कर रहा था, तो उस बात को बिल्कुल काउंसलर के रूप में अलग रखना होता है। आपको उसको डाउनलोड करना है, वो सीखना है कि डाउनलोड बच्चा पूरा अपनी बात कह सके, इतना कंफर्ट उसको दे दे, ये बात चाहिए। दूसरी बात, इसके गुण सीखने के लिए कोई भी, जैसे आप लोग सेशन अरेंज करते हैं, उनसे सीखा जा सकता है। अन्यथा ऑनलाइन इग्नू से कोर्स उपलब्ध है। इग्नू के अलावा अन्य संस्थाओं से, यानी अन्य विश्वविद्यालयों से ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है। उसका एक पाठ्यक्रम आता है, स्टडी मटेरियल आता है। आप उस स्टडी मटेरियल से मनोविज्ञान और काउंसलिंग और गाइडेंस का जो सार है, वो उस डिप्लोमा में दिया जाता है। उस सार को समझने से ही समझ में आ जाता है कि हमें एम्पैथिक कैसे बनना है और बच्चों को अपने साथ कैसे जोड़ना है। दूसरी बात। तीसरी बात, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि देश और दुनिया में उपस्थित करियर के विकल्पों का ज्ञान अर्जित करना शुरू कर देते हैं आप काउंसलर के रूप में। तो शिक्षक के रूप में हमें हमारा पाठ्यक्रम पढ़ाना है, बच्चों को संभालना है, स्कूल संभालना है, पर काउंसलर के रूप में कहीं से भी सूचना निकालनी है कि कौन सा करियर किस बच्चे के लिए कहाँ काम आ सकता है, नई दुनिया में कहाँ, कौन सी यूनिवर्सिटी ने कौन सा कोर्स शुरू कर दिया, बाहर विदेश जाना है तो बच्चा किस देश में कौन सा टेस्ट दे के कहाँ निकलेगा। तो क्योंकि बच्चा और अभिभावक कुछ भी प्रश्न कर सकता है और कुछ भी नया ला सकता है। जैसे आपने प्रश्न पूछा, मैं इसके लिए तैयार ही नहीं था, पर आपने पूछा तो मुझे अगर ज्ञान है तो मैं वो बात आपको कह सकूंगा। तो ये एक डॉक्टर की तरह प्रैक्टिसिंग प्रोफेशन है। तो तीन चीजें हैं। पहला, एम्पैथिक, बच्चे को समझने के लिए वक्ता की बजाय श्रोतापन का अभ्यास करें। दूसरा, उसके लिए कोई डिप्लोमा और कोई कोर्स ऐसा बना लें जिससे अपना स्तर मनोविज्ञान का हो जाए। शिक्षक का आवश्यक नहीं है कि वो मनोविज्ञान के छात्र रहे हों, उन्होंने ये विषय पढ़ा हो, पर इसको एक कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेशन कोर्स करके वो कर सकते हैं। तीसरा, वो करियर के विभिन्न विकल्पों का, और जो नई चीजें इजाद हो रही हैं, नए कोर्स, आज ऐसे ऐसे कोर्स इजाद हो रहे हैं, हमें अचंभा होता है।
और हम उसे जोड़ते हैं फिर अपने साथ, इसका संकलन करना शुरू कर दें। फायदा ये होगा कि उनके अपने बच्चों के लिए काम आएगा, अपने परिवार के काम आएगा, अपने रिश्तेदारों के काम आएगा, उस गांव के काम आएगा, उस विद्यालय के काम आएगा, समाज के काम आएगा। धन्यवाद। शायद मैं आपकी बात का जवाब दे पाया। कमलेन जी, बहुत 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 समय इतना कम लग रहा है। और सबसे यस रणवीर जी, मैं जितेंद्र बोल रहा हूँ। लोकमान जी की जो बात है उसमें दूसरा जो इन्होंने हिस्सा बताया कि इस तरीके का कोर्स हम लोग अगर हो हमारे पास, तो कमलेन जी हम लोगों के पास इस तरीके का कोर्स है और बहुत जल्दी हम आपसे वो पूरा कोर्स आपके साथ शेयर करेंगे, जिसको कि हम आराम से दीक्षा पोर्टल पे डाल सकते हैं। बहुत सिंपल कोर्स है जिसमें जो 3 पहलू लोकमान जी बता रहे हैं उन तीनों पहलुओं के बारे में उसमें जानकारी है। तो वो हमारा अपना कोर्स हो जाएगा। हमारे CRT को वो कोर्स उपलब्ध करा देंगे। आप एक बार रिव्यू करके हम लोग उसको काम में ले सकते हैं। तो आने वाले समय में हमारे टीचर्स के लिए कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें जो महत्वपूर्ण चीज है कि एम्पैथी हो तो वो कैसे आती है, एक तो उस पर भी थोड़ी सी बातचीत है, और करियर गाइडेंस करते समय किन चीजों को करना चाहिए और किन चीजों को नहीं करना चाहिए, इनकी भी थोड़ी डिटेल उसके अंदर कोर्स के अंदर उपलब्ध कराई गई है। तो ये मैं जानकारी आपके साथ साझा करना चाह रहा था। थैंक यू जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं यही कह रहा था, समय कम है, हम सारे सवालों को नहीं ले सकते, लेकिन कुछ प्रश्न आने वाले समय की हमें दिशा निर्धारित करने के लिए आए हैं, उनको भी मैं लेना चाहूंगा। उससे पहले इस सुंदर सेशन को अंजाम देने के लिए हेमंत जी आमेटा सर, उनकी पूरी टेक्निकल टीम, मैं पुनः सूरज सोनी सर, डॉक्टर नवनीत सर और पूरी RSCRT टीम का बहुत बहुत, निदेशक महोदया, कार्यवाहक निदेशक महोदया, हमारे अतिरिक्त निदेशक महोदय, उप निदेशक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने सोचा कि शहर का तो बच्चा ठीक है, गांव के बच्चों को ये सब चीजें कैसा मिले, किस तरह से एक उपयोगी सेशन हो सकता है जो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में है, उस चीज को रखा। मैं निवेदन करूंगा हमारे अतिरिक्त निदेशक महोदय श्रीमान शिवजी गौड़ साहब से, आप पधारें, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपके सामने जो कि आया है उसको मैं रखना चाहूंगा। एक सवाल आया है, करियर चयन की प्रक्रिया को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, तो इस पे आपके आशीर्वाद के साथ मैं मार्गदर्शन चाहूंगा। जी श्रीमान शिवजी गौड़ साहब, अतिरिक्त निदेशक महोदय। सर माइक म्यूट है, प्लीज अनम्यूट करें, स्टूडियो माइक अनम्यूट करें, रिक्वेस्ट और निवेदन। सर माइक अनम्यूट करें, मुझे अरे माइक अनम्यूट, माइक म्यूट है। माइक अनम्यूट करें। देखिए कुछ टेक्निकलिटी रहती है, अभी नाम लेने में हमने देर करी थी टेक्निकल टीम को। यस सर, निवेदन सर की, एक तो सबसे पहले धन्यवाद, आपने इस सुंदर कार्यक्रम के लिए इतना। यस सर, आवाज आ रही है। और एक सवाल जो आया है, एक रिक्वायरमेंट आई है, कैरियर चयन की प्रक्रिया को, जी सर आ रही है, कैरियर चयन की प्रक्रिया को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। और उसके साथ इस सुंदर सेशन के लिए सर आपको धन्यवाद और आपका मार्गदर्शन प्राप्त हो। अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक महोदय शिवजी गौड़ साहब जी। हमारे निदेशक महोदया जो CO मैडम है, मुख्य रूप से आदरणीय मोनिका जी गर्ग मैडम, डिप्टी डायरेक्टर आदरणीय कमलेश सिंह जी राणावत, बहुत अच्छे सेशन को देने वाले हमारे रणवीर जी, जितनी टेक्निकल टीम, और विशेष रूप से आभार व्यक्त करूंगा लोकमान जी का, जिन्होंने आसमान फाउंडेशन के थ्रू इसको किया और इसको जो सहेजा, हमारे जो कहते हैं सारथी के रूप में हमारी यूनिसेफ की टीम ने आपको किया है, तो यूनिसेफ की टीम विशेष रूप से। और जो लास्ट क्वेश्चन हमारा, इस क्वेश्चन पे मैं आऊंगा कि आपका पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात है, तो कैरियर डे का जो स्टार्ट किया है राजस्थान में 97 से, वह SIRT द्वारा स्टार्ट किया गया। मैं मानता हूँ राजस्थान पहला राज्य है जिसने 12 जनवरी का जो दिन है वो फिक्स रखा है कि कैरियर और विद्यालयों में, हर एक विद्यालय में एक कैरियर को ट्रीट किया जा रहा है। तो मैं मानता हूँ कि आज की जो वेबिनार में ये जो हमारे YouTube का सत्र है, ये YouTube की जो मैटर जितना दिया हमारे तीनों विद्वानों ने, उस मैटर का उपयोग हमारे सभी विद्यालय इसको ग्रहण करेंगे। और मेरे जितने फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, अभी लाइव सेशन में काफी फोटोग्राफ्स आए,
काफी विद्यालय में 250, 300, 400 के ग्रुप में इस स्टेशन को देखा जा रहा है। ऐसे फोटोग्राफ खूब आए हमारे पास, शेयर भी कर सकती है हमारी टीम अगर चाहे तो मेरा कहने का मतलब है कि इतना यूजफुल सेशन था हमारा कि जो अधिकतर लोगों ने इसको देखा। और जैसा कि हमारे डायरेक्टर मैडम मोनिका जी ने अभी बताया कि इसको सहेज कर इस यूट्यूब सत्र में जो मुख्य बातें कही है, इसको समीकरण के रूप में लें, छोटे छोटे पैराग्राफ के रूप में लेकर बहुत ही बड़े बड़े सेशन किए जा सकते हैं। क्योंकि गैर परंपरागत जो स्लाइड थी, एक एक स्लाइड कम से कम 3-3 घंटे की, 3-3 घंटे उसमें टाइम दिया जा सकता है। अब ये गुरुजनों का दायित्व बनता है कि जिसमें जितने भी गैर परंपरागत जो कैरियर आ गए वो यूट्यूब पर जाए, नेट पर जाए और सर्च करें और बच्चों को बताएं। तो ये 12 जनवरी का जो दिन है हमारा, वो बच्चों के लिए यथार्थ होगा। पाठ्यक्रम में शामिल करने का जहां तक सवाल है, ये हमारा एससीएम बना है, एससीएम में इसको निश्चित रूप से शामिल करने पर विचार किया गया है। शुभम जी गाला और गगन जी जो कॉमर्स और साइंस से भी उन्होंने काफी अच्छे से कैरियर्स का किया, उनका विशेष रूप से आरएससीआरटी और से हमारी पूरी टीम की ओर से, हमारे संस्थान की ओर से आभार व्यक्त करूंगा। ये सेशन फ्रूटफुल जब साबित होगा जब 12 जनवरी को अधिक से अधिक बच्चे इससे लाभान्वित हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार पुनः आपको राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के उदयपुर के इस सुंदर वेबिनार में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा, ये जो स्ट्रीम है, ये लाइव सेशन जो रहा है, इसको अधिक अभिभावकों को शेयर करें और इसमें कुछ पार्ट जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है निश्चित रूप से दिखाएं और सभी के लिए बहुत लाभकारी रहेगा। एक बार पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।